नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्म जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने 1773 से लेकर के 1853 तक हमने ये पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके थे, जिसे हम लोग बताए थे कि ये चार्टर एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन चलाया जाता था। किंतु 1857 क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 2। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए थे, फिर से आपको हम याद दिलाते हैं। एक होता है चार्टर, जो चार्टर क्या होता है, वह कानून जो इंग्लैंड से बन करके आता था उसे हम लोग चार्टर एक्ट कहते थे, जिसमें आपका 1773, 1781, 1784, 1786, 1793 देखे थे, 1813, 1833, 1853, ये सब जितने भी थे वो चार्टर एक्ट थे। 1857 क्रांति के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा वो क्या था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद अब जो भारत पर शासन था वो अंग्रेज का ही था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, बल्कि अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन व्यवस्था आ गया था। उसी कड़ी में चार्टर एक्ट भी खत्म हो गया था। अब जो भी कानून बन रहा था, जो भी कानून भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए बन रहा था, वो कहाँ बन रहा था, वो कानून का जो निर्माण दोस्तों हो रहा था वो अपने भारत में ही हो रहा था। ये जो कानून बन रहा था दोस्तों, वो भारत में ही इसका निर्माण हो रहा था। इसे ही हम लोग भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद जो भी आपका कानून बनेगा 1857 क्रांति के बाद, वो किस नाम से जाना जाएगा, वो आपका भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए, जो पहला भारत शासन अधिनियम आता है वो 1858 में आता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थी उसको हम लोग देखते हैं। तो पहली बातें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, इन सभी को क्या कर दिया गया, तो इसमें समाप्त कर दिया गया। आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि द्वैध शासन कब आया था, निदेशक मंडल कब आया था, नियंत्रक मंडल कब आया था। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे आप पिछले वीडियो को देख लें। ऐसे हम फिर से आपको याद दिला देते हैं। संगम 1781 में दोस्तों, 1781 में आपका जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, तो उसमें भारत में द्वैध शासन लाया जाता है। और ये जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल है, ये जो ईस्ट इंडिया एक्ट आता है आपका 1784 में, उसके द्वारा भारत में ये लाया जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, उसमें आगे क्या है, तो आगे भारत का जो शासन ब्रिटिश राजा को सौंप दिया गया, ये आपको हम बता दिए। राजा के प्रतिनिधि के रूप में क्या था दोस्तों, राजा तो यहाँ आएगा नहीं, तो वो अपना एक प्रतिनिधि भेजता था, जिसे हम लोग वायसराय के नाम से जानते थे। आपको हम पहले पिछले वीडियो में बता दिए थे कि समय समय पर ही क्या होता था कि जो वायसराय हो या गवर्नर जनरल हो या गवर्नर हो, इनका नाम में परिवर्तन होता आ रहा था। तो अब 1858 के जो अधिनियम आया था, उसमें जो भारत के गवर्नर जनरल थे, अब उनको क्या कहा जाने लगा, अब वायसराय के नाम से उनको जाना जाने लगा। तो वो पहले वायसराय की हम बात करें तो पहले आपके जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और पहले वायसराय भी थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत के अगर वायसराय आपसे पूछेगा या गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग का ही नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए एक भारत सचिव या राज सचिव पद की नियुक्ति की गई। ये ब्रिटेन के क्या होते थे, मंत्री होते थे, ये ब्रिटिश मंत्री होते थे। राजा हो गए, राजा के बाद कौन हो गया, राजा अपना एक प्रतिनिधि भेजा, जिसको हम लोग वायसराय के नाम पे जाने। और ये वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए भी ये एक सचिव होता था, जिसको हम लोग राज सचिव या भारत सचिव के नाम से हम लोग जानते थे। और पहले जो राज सचिव की बात किया जाए तो वो लॉर्ड स्टैनली थे। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनली। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले राज सचिव या भारत सचिव कौन थे, तो वो लॉर्ड स्टैनली थे। आगे आते हैं दोस्तों, एक नोट याद रखिएगा कि जो महारानी विक्टोरिया थी, 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति के समय भी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ही थी, उसके बाद भी महारानी विक्टोरिया ही थी। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री है, मतलब की रानी है, वो कब घोषित किया गया था, वो 1876 में, 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया था।
आगे आते हैं दोस्तों 1861 का अधिनियम। तो 1861 का अधिनियम में कौन कौन सी बातें कही गई थी? तो 1861 का अधिनियम था, उसमें विभागीय प्रणाली, जो मंत्रिमंडल था, ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और इसमें सबसे प्रमुख बातें थी, जो वायसराय थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। जैसे अभी हमारे संविधान में 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, सेम उसी तरह से अगर कहा जाए तो अध्यादेश जो देख रहे हैं आप संविधान में, तो वो सेम उसी तरह से यहाँ पर वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसका समय सीमा 6 महीने रहता था। अभी भी हमारे भारत में भी, भारत के संविधान में भी वैसा ही 6 महीना है। तो ये भी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो 1861 के अधिनियम में दिया गया था। आगे आते हैं दोस्तों 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था? तो इसमें प्रमुख 2 बातें याद रखिएगा। पहला कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, कि बजट पर आप क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट पे क्या सही है क्या गलत है उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी बात इसमें की गई थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की, जो चुनाव प्रणाली होती है दोस्तों वो 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें 2 बात याद रखिएगा, जो दोनों आपका क्या है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। बजट पर बहस करने की शुरुआत कब हुई? तो 1892। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भी 1892। आगे है दोस्तों 1909 का अधिनियम। तो 1909 के अधिनियम में कौन सी बातें थी? पहले जान लीजिएगा, जो 1909 का जो अधिनियम था, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब ये मार्ले कौन है, मिंटो क्या है, ये याद रखिएगा। ये जो मार्ले हैं आपको बता दिए थे कि जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें एक नया पद बनता है जिसको हम लोग भारत सचिव कहते हैं। तो ये मार्ले कौन थे? तो ये मार्ले आपके भारत सचिव थे उस समय। ये क्या थे? ये भारत सचिव थे। और ये जो मिंटो हैं, इन्हें लॉर्ड मिंटो के नाम पे भी जानते हैं। ये इस समय क्या थे? तो ये वायसराय थे, ये भारत के वायसराय थे। ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए इनको कहा गया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है। अब ये मिंटो के बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हैं। अगर कहा पूछे आपसे प्रश्न कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किन्हें कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। अब ये 1909 के अधिनियम में कौन कौन सी बातें थी, ये चलिए देखते हैं। तो 1909 के अधिनियम में पहली बात कही गई थी कि जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको संप्रदाय मतलब धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल दिया गया, मतलब उनका अलग निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया। अलग निर्वाचन क्षेत्र कहने का मतलब क्या हो गया दोस्त? कि मुसलमानों को अलग कर दिया गया। अलग कहने का मतलब कि वहाँ उनका जो संप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें मुस्लिम ही सिर्फ खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट करेंगे, ना कि कोई अन्य धर्म के लोग उसमें क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। आगे दोस्तों, भारत को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल परिषद की नियुक्ति की गई। भारतीयों को क्या कहा गया इसमें? कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें नियुक्ति करने का प्रावधान इसमें दिया गया। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय बोलते हैं आप, वायसराय का जो परिषद था उसमें जो पहले सदस्य थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनका नाम याद रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल परिषद में जो पहले सदस्य की नियुक्ति हुई उसमें पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आगे आते हैं दोस्तों 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को हम लोग अन्य नाम से क्या जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे हम लोग मार्ले मिंटो हम लोग पीछे देखें बता दिए थे कि मार्ले क्या थे? तो भारत सचिव थे और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसी तरह जो मॉन्टेग्यू हैं उस समय भारत के क्या थे? ये सचिव थे। और चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई थी? तो इसमें ईसाई, सिख और यूरोपियों को क्या किया गया था? अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। इससे पहले जो मुसलमानों को 1909 में दिया गया था, उसके बाद 1919 का जो अधिनियम आया इसमें जो ईसाई थे, सिख थे और यूरोपीय थे उनको भी क्या कर दिया गया? अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। उसके बाद जो राज्य है मतलब जो प्रांत कहते हैं, प्रांत में क्या किया गया? द्वैध शासन लागू किया गया। याद रखिएगा, आपसे पूछे कि प्रांत में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम में। भारत सचिव जो थे वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कैग सीएजी देखते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है, उसी तरह से जो भारत सचिव थे, भारत सचिव क्या कर सकते हैं? तो भारत सचिव भारत में क्या कर सकते हैं? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। आगे दोस्तों, भारत में क्या है? तो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। जो भारत में देखते हैं लोक सेवा आयोग, तो इसका जो गठन का प्रावधान था, जो बात की गई थी 1919 के अधिनियम में की गई थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर क्या होता है? भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। याद रखिएगा 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि विश्व के कौन से देश में सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार मिला था, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ये कब मिला था? तो 1893 में महिलाओं को मिला था। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था।
जो 1893 में मिला था। आगे आते हैं दोस्तों 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में कौन कौन सी बातें कही गई थी? तो 1935 का जो नियम था, इसमें जो प्रांत में द्वैध शासन लाया गया था 1919 के अधिनियम के अनुसार, उसको सबसे पहले समाप्त कर दिया गया। अब प्रांत को क्या मिल गया? स्वायत्तता मिल गई, मतलब कि आज़ादी मिल गई। और जो द्वैध शासन था वो द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रांत को स्वायत्तता कब मिली थी, तो ये 1935 के अधिनियम में मिली थी। और केंद्र में द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो 1935 के अधिनियम में लागू हुआ था। अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना 1935 के अधिनियम में की गई थी। भारत परिषद का अंत भी कर दिया गया। अगर पूछे आपसे कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। इसके बाद दोस्तों जो वर्मा को देखते हैं, जिसको म्यांमार भी कहते हैं वर्तमान समय में, जिसे जिनका पूर्ववर्ती नाम वर्मा था, उसको भारत से अलग करने का प्रावधान इसमें दिया गया। और आरबीआई की स्थापना की भी बात इसमें की गई। आरबीआई की स्थापना की भी बात 1935 के अधिनियम में की गई थी। 1935 के अधिनियम से संबंधित कुछ बातें और जान लीजिए। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें कुछ आर्टिकल की भी बात की गई थी। 1935 के जो अधिनियम थे उसमें 321 अनुच्छेद की बात की गई थी। कितने आर्टिकल? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची की बात की गई थी। 335 का अगर पूछे आपसे कि 335 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, तो 321 और अनुसूची कितनी थी? 10 अनुसूचियाँ थी। इसके अलावे इसके बारे में और याद रखिएगा, कुछ जो हमारे नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें प्रमुख वक्तव्य आप 1935 से संबंधित नेहरू जी का याद रखिएगा। नेहरू जी ने क्या कहा था? तो नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि 1935 का जो अधिनियम है वो गुलामी का एक अधिकार पत्र है। क्या है ये? तो ये गुलामी का अधिकार पत्र है। गुलामी का अधिकार पत्र है। उनका दो वक्तव्य फेमस है, एक गुलामी का अधिकार पत्र, और एक और है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। क्या है? एक ऐसा कार है इसमें क्या है? इसमें ब्रेक है, इसमें तो ब्रेक है लेकिन क्या है? इसमें इंजन नहीं है। ये दोनों वक्तव्य आप नेहरू जी का इससे संबंधित याद रखिएगा। और इसमें कुछ नोट है दोस्तों, वो याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? तो इसमें जो भारत का संविधान है, जो वर्तमान भारत का संविधान है, तो उसका जो 80% भाग है ये 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। लगभग 80% भाग 1935 के अधिनियम से ही संबंधित है। इसीलिए इसे हम लोग भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसे हम लोग ब्लूप्रिंट के नाम से भी क्या करते हैं, इनको हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट है। ये भी आप दोस्तों याद रखिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसमें हम लोग आज भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ें, जिसमें 1858 से लेकर के 1935 तक के अधिनियम को हम लोग अध्ययन किए, जिसमें आप याद रखिएगा 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935। आपको हम दोनों पार्ट में बता देते हैं, फिर से आपको याद दिला देते हैं। जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको हम लोग 2 चरणों में पढ़ें। 2 चरणों में पढ़ें। पहला चरण क्या था? तो पहला चरण चार्टर एक्ट का था। पहला चरण दोस्तों क्या था? तो वो चार्टर एक्ट का था। चार्टर एक्ट में बता दिए थे जो 1773 से लेकर के 1853 का जो हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक विकास, वो चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। और 1858 से लेकर के, जिसको हम लोग आज पढ़ें, 1858 से लेकर के 1935 तक जो हम लोग पढ़ते हैं, ये भारत का संवैधानिक विकास जो पढ़ते हैं, इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जितने भी पढ़े एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं आपको। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में 1773 का चार्टर एक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट पढ़े थे, 1793 का चार्टर एक्ट पढ़े थे, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े थे, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़े थे और 1853 का चार्टर एक्ट पढ़े थे। फिर बताए थे कि 1855 क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्त हो जाता है और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित होता है। तो यहाँ से क्या होता है, अब जो भारत के जो प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का जो कानून बन रहा है वो भारत में ही बन रहा है, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इस भारत शासन अधिनियम में हम लोग सर्वप्रथम 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं, उसके बाद 1861 का अधिनियम पढ़ते हैं, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का और 1935 का अधिनियम हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग अब इस टॉपिक का ये जो चैप्टर पढ़े हैं, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बनाइए।